हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है, यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल आपका डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी अगर साइंस आती है तो साइंस में स्पेशली आपका केमिस्ट्री का टॉपिक आप इसको मान सकते हो। उसी में हम इसको डिस्कस करेंगे उसी बारे में, या आप केमिस्ट्री का मान सकते हो या आप इसको भूगोल का टॉपिक मान सकते हो। ओके, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, कौन से इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर होता है, कैसे हम अयस्क और खनिज को अलग करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो खनिज हैं, जो खनिज मिनरल खनिज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे उसके अयस्क कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज को हम इंग्लिश में मिनरल कहते हैं। खनिज या मिनरल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है या कोई भी मिनरल है, वो किसी न किसी रूप में नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक स्रोत के रूप में वो कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, कोई पदार्थ जिस रूप में खानों मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, खनिज कहलाता है। ओके, कोई पदार्थ जिस रूप में मिले, ओके, वो सही हो, उसमें कुछ अशुद्धियां हो, उसको फिर से सही करना पड़े, उसमें फिर से कुछ प्रोसेस करनी पड़े, जो भी हो, लेकिन जो जिस भी पदार्थ में जिस रूप में खानों से पदार्थ मिलता है, मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। ओके, और ये खनिज मिलते कहाँ हैं? ये खनिज पृथ्वी के तल पर, तल का मतलब है जिसको हम अर्थ की सरफेस कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब भूपटल या पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के तल पर, सरफेस पे, भूपटल मतलब क्रस्ट पर, या समुद्र में, समुद्र का मतलब है ओशंस में। कहीं पे भी है, तीनों जगह में से कहीं पे भी मिल सकते हैं। अब कौन सा रॉक, कौन सा खनिज कहाँ पे मिलेगा, वो अलग पॉइंट है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम हो गया, आपने सोडियम क्लोराइड का नाम जरूर सुना होगा। जो नमक हम खाते हैं, समुद्री नमक, उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि जो खनिज हैं, ये समुद्री जल में ही किसी न किसी रूप में मिलते हैं हमको। ओके, समुद्री जल जो सोडियम क्लोराइड होता है, जैसे इसका फार्मूला आपको पता होगा NaCl। ओके, ये आपका सॉल्ट होता है, इसी को हम सॉल्ट कहते हैं, खाने वाला नमक होता है ये। ओके, अब ये खनिज जो है, अब खनिज भी जो है वो धातु और अधातु दोनों तरह का हो सकता है। एक होता है मेटल्स, जिसको हम कहते हैं मेटेलिक, और वही खनिज, और एक को हम कहते हैं अधातु, नॉन मेटल। ओके, ये खनिज जो भी हैं, ये धातु और अधातु दोनों तरह के हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका खनिज के बारे में हुआ। और अगर हम अयस्क के बारे में बात करें तो अयस्क का मतलब होता है कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय करके आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खनिज की विशिष्ट संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अयस्क का मतलब वो हुआ कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, अल्प व्यय में, प्रचुर मात्रा में भी उसको प्राप्त करना है और व्यय भी ज्यादा न करना पड़े, आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खनिज की विशिष्ट, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। ओके, जैसे आपने नाम सुना होगा गैलेना का, अगर आपने पढ़ा हो तो गैलेना के बारे में आपने सुना होगा। गैलेना का जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं PbS। ओके, PbS जो है, ये लेड, जो लेड है उसका एक और है गैलेना। इससे जो है लेड प्राप्त किया जाता है। ओके, या CuFeS2, जैसे CuFeS2, इससे आपका कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उसके खनिज हो गए, इसके अयस्क हो गए। ओके, इस प्रकार गैलेना और कॉपर पायराइट, ये लेड और कॉपर के अयस्क हो गए। ओके, लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धातु खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो धातुओं की संख्या है या धातुओं का जो परसेंटेज है वो इतना कम होता है कि उसका निष्कर्षण करना कठिन होता है। धातु का निष्कर्षण करना जो है वो करना कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। ओके, सपोज करिए किसी एरिया में हमको 100 रुपए का
जो है कोई धातु मिल रही है, कोई धातु मान लीजिए कि वो 100 रुपये में हमको मिल रही है, और उसको बाहर निकालने के लिए उसको निष्कर्षण जिसको हम कहते हैं, ओके, पृथ्वी से बाहर निकालने की प्रोसेस, उसको निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, उसमें हमको 150 रुपीज़ लग रहे हैं। ओके, सो अगर 100 रुपये की वो धातु है, 100 रुपये की धातु है और 150 रुपये हम उसको निकालने में लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। सो इसीलिए कि धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि धातु का निष्कर्षण करना कठिन भी होता है और बहुत महंगा पड़ता है। तो इस वजह से जितनी भी धातुएं हैं वो सभी चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन हर चट्टान से धातु वो नहीं निकाली जाती है। तो यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, धातु की मात्रा अगर अधिक है तो उस धातु का निष्कर्षण सरल भी हो जाएगा और लाभकारी भी हो जाएगा। सो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और सरलता से एवं कम लागत में हो जाए उसको हम अयस्क कहते हैं। यही डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी कि प्रचुर मात्रा में भी हो, अल्प व्यय करना पड़े और आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये पॉइंट जो दिया है कि सभी जितने भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ओके, ये तो सही है कि सभी अयस्क जितने भी आपके ओर हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन जितने भी ओर हैं वो मिनरल नहीं होते। सॉरी, जितने भी मिनरल हैं वो ओर नहीं हो सकते, इसका उल्टा जो है वो सही नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेबल दी हुआ है, इस टेबल से आपको इसमें समझना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके लिए और मिनरल्स हो सकते हैं। ओके, तो देखिए एक साइड में आपका धातु दिया हुआ है, फिर नाम दिया है, अयस्क का नाम दिया है, उसका अयस्क में बहुतायत में मिलने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र दिया है और उसका टाइप दिया है कि अयस्क का टाइप किस तरह का है। ओके, कार्बोनेट और है या, तो देखिए मैग्नीशियम का जैसे हम बात करें तो मैग्नीशियम का एक और है मैग्नेसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट और है मैग्नेसाइट, और ये कार्बोनेट टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप फार्मूला देखिए तो MgCO3 है, क्योंकि इसके फार्मूले में CO3 आया है, इसका मतलब ये कार्बोनेट टाइप का हो गया। जिंक का इसी तरह कैलमीन का ZnCO3, ये भी आपका कार्बोनेट टाइप का है। ओके, लेड का गैलेना PbS है, देखिए लेड है इधर और गैलेना ये सल्फाइड और है आपका। इसी तरह कॉपर का कॉपर पायराइट है, या इसी को हम कॉपर ग्लास भी कहते हैं, Cu2S, ये भी सल्फाइड और है आपका। आयरन का इसी तरह हेमाटाइट है, जिसका फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, Fe2O3 है। और इसी तरह एक होता है ये Fe2O3 हो गया, और एक होता है Fe3O4। ओके, सो वो आपका मैग्नेटाइट है। ओके, तो वो मैग्नेटाइट हो गया और ये आपका हेमाटाइट हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका ऑक्साइड और है। एल्यूमिनियम के अगर हम प्रमुख और की बात करें तो ये आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.H2S2। ये आपको फार्मूले सारे जितने फार्मूले हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो वीडियो है इसका जो PDF है उसका मैं लिंक आपके यूट्यूब जो स्टडी बैटल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को और आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो ये ऑक्साइड रूप में है आपका। सिल्वर का जो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है और है उसको हम कहते हैं अर्जेंटाइट, जिसका फार्मूला होता है Ag2S। देखिए ये भी सल्फाइड और है आपका। कैल्शियम का सबसे प्रमुख जिप्सम है, इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ओके, CaSO4.2H2O, तो ये आपका सल्फेट टाइप का और हो गया। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। इसके इसी तरह के कई सारे और भी खनिज हैं, सभी किसी तरह के और भी आपके अयस्क हैं जिससे प्रमुख धातुओं का निष्कर्षण होता है। ओके, सो ये आपके प्रमुख खनिज हुए। इसी तरह से कुछ और भी खनिज हैं इसमें जिसके बारे में आपको जानना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो कई सारे हैं, पूछे तो कोई भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं या आपकी जो बुक में दिए हुए हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाकी अगर आपको ज़्यादा देखना होगा तो इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो इंग्लिश में है, लेकिन उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप अगर इंग्लिश में उसको देखने के इच्छुक हो तो आप इंग्लिश में भी उसको वॉच कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये तो प्रमुख और हुए खनिजों के बारे में, अयस्कों के बारे में हमने बात किया, लेकिन कुछ अयस्क ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रमुख धातु तो होती है, प्रमुख धातु को निष्कर्षित किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही में अन्य धातुओं का भी निष्कर्षण किया हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चैल्कोपायराइट, तो देखिए चैल्कोपायराइट जनरली जो है आपका ये कॉपर का ओर है। ओके, ये आपका कॉपर का ओर है। कॉपर का फार्मूला जो होता है वो Cu होता है। तो ये CuFeS2 देखिए इसका फार्मूला है चैल्कोपायराइट। ओके, अब इसमें कॉपर भी है और आपका आयरन भी है, Fe भी है इसके फार्मूले में। सो इसमें तांबा होता है। ओके, सो चैल्कोपायराइट जो होता है इसको कॉपर को जैसे हम इंग्लिश में तांबा कहते हैं, तो इसमें तांबा होता है। इसी तरह क्रोमाइट का फार्मूला FeCr2O4 होता है, तो इसमें क्रोमियम होता है। इल्मेनाइट जैसे है ये आपका FeTiO3 होता है, इसमें टाइटेनियम होता है, साथ आयरन लोहा भी उपस्थित होता है। ओके, तो देखिए CuFeS2 Fe है इसमें, क्रोमाइट में भी FeCr2O4, इल्मेनाइट का जो फार्मूला है FeTiO3, इनमें देखिए Ti भी है, क्रोमियम भी है, कॉपर भी है, लेकिन इसके साथ में आयरन भी इसके सबके साथ में मिल रहा है। ओके, सो आयरन भी इनके एसोसिएशन में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अयस्क तो ये प्रमुख अयस्क जैसे चैल्कोपायराइट कॉपर का ओर हुआ, तांबे का ओर हुआ, या क्रोमाइट जैसे है आपका क्रोमियम का ओर हुआ, लेकिन इसके साथ भी हमें इसमें लोहा भी मिल रहा है। तो कुछ ऐसे भी खनिज हैं, ऐसे भी अयस्क हैं जिसमें हमें एक धातु के साथ साथ कोई दूसरी धातु भी मिल रही है। हो सकता है वो कम मात्रा में मिले, जैसे चैल्कोपायराइट से हमको कॉपर मान लीजिए निकालना है, तो कॉपर मान लीजिए जो निकल रहा है वो 70 से 80% सही है, 70 से 80% प्योरिटी वाला है। ओके, लेकिन जो हमें आयरन मिल रहा है वो समझिए वो 20 से 30% की प्योरिटी वाला है, मतलब 20 से 30% ही सही है, लेकिन कुछ मात्रा में ही सही, लेकिन वो निकल रहा है उसके साथ में। ओके, तो ये हुआ, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ अयस्क ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको इस तरह से कि CuFeS2 ये दे देगा आपको कि चैल्कोपायराइट में कॉपर के साथ में, चैल्कोपायराइट में तांबे के साथ में और कौन सी धातु मिलती है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल कॉम्पोजिशन उसका पता है, उसका फार्मूला अगर पता है, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें आयरन होता है, या क्रोमाइट में जैसे है, या इल्मेनाइट में, इसी तरह से और भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर लोगे। अब मेटल प्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख धातुएं हैं और उनको उत्पादित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं जहां पे प्रमुख धातुओं का उत्पादन होता है। लोहा, सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा की। लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क जो है वो आपका हेमाटाइट है। अभी हमने बात करी, क्या फार्मूला अभी हमने बताया था, Fe3O4। ओके, सबसे प्रमुख उत्पादन जो है बिहार में, आपने एक नाम सुना होगा सिंहभूम, तो सिंहभूम जिला बिहार में है, वहां पे प्रमुख उत्पादन होता है। उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में। ये प्रमुख उत्पादन है जहाँ पे स्टेट है जहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है। ओके, अब बिहार में कहाँ पे होता है, उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे होता है, ये फर्दर डिस्कशन का पॉइंट है। वो कभी हम जब भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, धातुओं के अयस्कों के बारे में, तब हम बात करेंगे। जब खनिज संपदा के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगहों पे ये मिलते हैं। जैसे तांबा हुआ, तो तांबे का जो सबसे प्रमुख उत्पादन है वो आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे होता है। सोना के बारे में आपने सुना होगा कि कोलार गोल्ड फील्ड है आपकी, कोलार खान कर्नाटक में है, और कोलार के साथ ही में एक हटी गोल्ड फील्ड है जिसको हम हटी खान कहते हैं, वो भी आपकी कर्नाटक में है। ओके, आंध्र प्रदेश में मिलता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम जो है आपका वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश यहाँ दिया है, उड़ीसा दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है। तो ये एल्यूमिनियम भी सबसे ज़्यादा मिलता है। सोना जो मिलता है, जो सोना हमें इंडिया में मिलता है, वो चाहे कोलार गोल्ड फील्ड का हो, हटी गोल्ड फील्ड का हो, वो मुक्त अवस्था में मिलता है। ओके, इसको हम कहते हैं फ्री स्टेट। सो फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ में और कोई चीज़ नहीं मिलती है। ओके, सो फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में मिलता है। कैल्शियम का जैसे होगा, तो कैल्शियम का सबसे प्रमुख जो अयस्क है, या जो प्रमुख जिस रूप में कैल्शियम हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं चूना पत्थर। ओके, या इसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो ये लगभग सभी राज्यों में मिलता है, लेकिन संगमरमर के रूप में, जो संगमरमर है उसके रूप में सबसे ज़्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश स्टेट में मिलता है। ओके, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, मध्य प्रदेश में भी है विंध्यन में। आपने विंध्यन पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वहीं पे ये कैल्शियम चूना पत्थर के रूप में हमें मिलता है। ओके, तो ये प्रमुख
मेटल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसी तरह अगर हम कुछ नॉन मेटल्स की बात करें, कुछ अधातुओं की अगर हम बात करें, अधातुओं में सबसे पहली अधातु जो है वो अभ्रक है, और अभ्रक को ही हम माइका कहते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पता होना चाहिए, ओके, इसके कंफ्यूजन ना हो। सो अभ्रक को माइका कहते हैं। सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है वो बिहार में मिलता है। सो बिहार में एक बेल्ट है कोडरमा, कोडरमा एक जगह है, अब वो झारखंड में है। पहले स्वतंत्रता मतलब जब बिहार और झारखंड दोनों एक साथ थे तब का ये है। तो बिहार आज का बिहार जो तब का बिहार आज का झारखंड है। ये कोडरमा बेल्ट जो है जिंक अभ्रक से रिलेटेड ये झारखंड में है आज की। ओके, सो कोडरमा एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है। ओके, ये अभ्रक पूरे वर्ल्ड विश्व में मिलता है, ऐसा पूरे विश्व प्रख्यात है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है अभ्रक का वो हमारे इंडिया में ही होता है। इसी तरह उड़ीसा में भी मिलता है, तमिलनाडु में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है। लेकिन जो माइका अभ्रक का है, जो अभ्रक बिहार स्टेट का है वो सबसे अच्छा है। जैसे बहुमूल्य पत्थर हो गए, ये आपके राजस्थान स्टेट में मिलते हैं। पेट्रोलियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुजरात में कैम्बे जगह है वहाँ पे मिलता है। असम में है अरब सागर के तटीय क्षेत्र या कावेरी कृष्णा गोदावरी के मुहाने पर। ओके, असम में से कहाँ पे मिलता है? डिगबोई जगह है, डिगबोई ऑयल फील्ड है, वहाँ पे मिलता है। ओके, डिगबोई। और इसी तरह आपका अरब सागर के तटीय क्षेत्र में, इसका मतलब क्या है? तो इसमें आपको पढ़ना है, इसको आप समझ लिए बॉम्बे हाई, आपने बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा। तो वहाँ पे भी इस बॉम्बे हाई उस जगह का नाम है। ओके, सो ये तटीय क्षेत्र में, अरब सागर का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है। और कृष्णा कावेरी जो डेल्टा है इनके मुहाने पर भी ये मिलता है। कोयला जो है, कोयला की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, झारखंड में मिलता है, तमिलनाडु में, बिहार में। तो ये भी आपके अधातुएं हैं, कुछ अधातुएं और उनके प्राप्त स्थान की कहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में हुआ। तो ये कुछ डिस्कशन हमने किया। आपका जो भूगोल का है, भूगोल का टॉपिक आप मान सकते हो, लेकिन है ये आपके साइंस के सिलेबस में। ओके, तो ये वीडियो हमने डिस्कस किया। एक अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम धातुओं और अधातुओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि धातु अधातु में क्या अंतर है, कैसे हम धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षण जैसे परावर्तनी भट्टी में कैसे करते हैं। ओके, वर्तन और भी जो भट्टियाँ हैं वात्या भट्टी में कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।